अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। पहला प्रश्न है कि जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा 100। जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। इसमें प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फीट यानी 7.92 इंच होती है। जरीब की मानक लंबाई 66 फीट यानी 22 गज होती है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म किस देश में हुआ है। ऑप्शन बी इजराइल। ड्रिप सिंचाई को टपक सिंचाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति का जन्म इजराइल में हुआ है। इस विधि के तहत जल को मंद गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र में एक छोटी व्यास की प्लास्टिक पाइप से सिंचाई की जाती है। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए संत कबीर नगर। बखीरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश की संत कबीर नगर जिले में स्थित है, जबकि उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार, जो कि सबसे पुराना नवाबगंज पश्चिम बिहार है उत्तर प्रदेश का, ये कहाँ पर है। तो ये नवाबगंज पश्चिम बिहार, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जाता है, तो ये आपका उन्नाव में है। दीपा नामक स्थानांतरित कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है। छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी। स्थानांतरित कृषि को कर्तनदान प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसे आदिम जाति द्वारा प्रारंभ की गई थी। आज भी विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पेंडा पोंडू के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा, पश्चिमी घाट में कुमारी, झारखंड में कुरुआ और पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है। प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा मणिपुर। भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 1993 ईस्वी में मणिपुर में स्थापित किया गया था। पोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। पोमोलॉजी। ऑप्शन ए फल विज्ञान। पोमोलॉजी फल विज्ञान हो गया। पोमिकल्चर जो है वो फल उत्पादन के लिए, फ्लोरिकल्चर पुष्प उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन। पटवारी प्रणाली की शुरुआत किस शासक काल में प्रारंभ हुई। शेर शाह सूरी। सर्वप्रथम शेर शाह सूरी की शासनकाल में पटवारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जबकि अकबर के शासनकाल में पटवारी प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दुधवा नेशनल पार्क। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन है। सबसे पुरानी तापीय परियोजना, ऑप्शन ए हरदुआगंज तापीय परियोजना, और इसकी स्थापना वर्ष 1942 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई है, कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ ऑप्शन डी सही जवाब होगा प्रयागराज से कानपुर। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी, और इंडिया में आप जानते हैं मुंबई से ठाणे के बीच जो है वो 1853 में। राष्ट्रीय डेयरी योजना की शुरुआत कब हुई है। 1912 में। 19 अप्रैल 1912 ईस्वी को गुजरात की आनंद से राष्ट्रीय डेयरी कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ हुआ था। अमूल दूध सहकारिता की स्थापना गुजरात की आनंद में हुई थी।
वर्तमान में इसका स्लोगन अमूल दूध पीता है इंडिया के नाम से है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किस वर्ष घोषित किया है? तो ये वर्ष 2016 को रहा, ऑप्शन डी। वहीं पर 2010 को जैव विविधता वर्ष के रूप में, 11 को जैव अंतर्राष्ट्रीय वन, 15 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा है। खासकर 21-23 को अपकमिंग याद रखना है कि फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 जो रहा है पिछला। इसके बाद 2023 को देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था, जिसका कार्यकाल जो समयावधि रहा वह वर्ष 2002 से 7 रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? 6। उत्तर प्रदेश में कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा। नोट क्या है कि एक डीम्ड विश्वविद्यालय तथा एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी है जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में। कौन से हैं ये? तो डीम्ड जो कृषि विश्वविद्यालय है वो सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज जो कि प्रयागराज में है, डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय है। जबकि जो डीम्ड केंद्रीय है वो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे जो पूर्वी जिला होता है उत्तर प्रदेश का वह है बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध ददरी मेला आश्विन माह में यहीं पर लगता है, बलिया में। चित्तू पांडे को शेर ए बलिया कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी दक्षिणी देख सकते हैं कि सबसे पूर्वी जो जिला है उत्तर प्रदेश का बलिया है, शामली हो जाता है पश्चिमी, और सहारनपुर है और सोनभद्र है। ठीक है, सहारनपुर की खासियत क्या है कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जो कि हिमाचल प्रदेश को टच करता है, तो वह एक ही ज़िला है और वो है सहारनपुर। किसको टच करेगा? हिमाचल प्रदेश को। वहीं पर सोनभद्र के बारे में खासियत ये है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जिनको 4 राज्यों के द्वारा जो है ये बॉर्डर बनाता है, सीमा बनाता है, वह है सोनभद्र। क्योंकि वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का एक ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल होगा 243 जी। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्ति, अधिकार और दायित्व का वर्णन किया गया है। 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि एकल संचयन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा कि एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, इंदौर मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ। शुगर केन रिसर्च की बात की जा रही है। यदि यहीं पर काउंसिल पूछ लेता तो आप शाहजहांपुर जाते। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि करनाल हरियाणा में है। मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया गया है? वर्ष होगा 2015 और महीना होगा जून। मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा जून 2015 ईस्वी में दिया गया है,
नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा बलरामपुर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले यानी सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में वह बलरामपुर में है। उसके बाद संत कबीर नगर है, फिर बहराइच है, इसके बाद बाराबंकी का है। तो बलरामपुर में सबसे ज़्यादा है चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कि 950 है। 1 हेक्टेयर कितने ईयर की समान होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर 100 ईयर होगा, ऑप्शन ए। और 100 ईयर बराबर होगा, ठीक है, और 1 ईयर बराबर 100 वर्ग मीटर होते हैं। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन होगा आपका सी इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल 4 तारामंडल स्थित हैं। पहला हो जाएगा वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर, जबकि जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? तो यह है हेल्थ से, ऑप्शन बी। वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 ईस्वी को प्रारंभ किया गया और यह योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। इस योजना के तहत प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये मिलने का प्रावधान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय मथुरा। दोस्तों सेट नंबर 7 का आपने 25 प्रश्न कंप्लीट किया है और प्रत्येक सेट के बाद जैसा जानते हैं कुछ स्पेशल नोट दिए गए होते हैं, तो इनको भी कवर कर लेते हैं। स्पेशल नोट में क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव हैं और उनसे संबंधित जिला स्थान दिए गए हैं, यानी कौन सा महोत्सव कहाँ पर होता है। पहला दिया है महोत्सव में सुलह कुल महोत्सव, तो जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, तो यह आगरा में होता है। ताज महोत्सव जो कि फरवरी में आगरा में है। कजली महोत्सव जो कि महोबा का होगा। सैफई महोत्सव इटावा। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में। गंगा महोत्सव वाराणसी। यमुना महोत्सव मथुरा। कल्की महोत्सव जो होगा वह संभल में और विंध्य महोत्सव मिर्ज़ापुर में। तो आप इस नोट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। सेट नंबर 8 है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 अंतिम रूप से पारित हुआ तथा दिनांक 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया था। पहली बार कृषि संगणना किस वर्ष कराई गई है? वर्ष होगा 1970। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं? 2 बार, ऑप्शन बी। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार घोषित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? प्रदेश होगा आंध्र प्रदेश। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से किया था और 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को आचार्य विनोबा भावे को प्रथम जमीन दान में तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव में
मिली थी। नवंबर 2021 में पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना के सम्मान में प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था पीडीएस सिस्टम, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1950। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है तो वह प्रणाली है काश्तकारी खेती। काश्तकारी खेती प्रणाली के तहत किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। यह स्वयं भूमि का मालिक होता है और उसको अस्थायी पैतृक व हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं। विटीकल्चर में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद होता है? तो विटीकल्चर में जो है ये अंगूर का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए। विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन है, वर्मीकल्चर केचुए उत्पादन, एपीकल्चर में शहद का उत्पादन है और सेरीकल्चर में कीट रेशमी कीट का उत्पादन होता है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो वह है नाबार्ड। ऑप्शन ए। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग में पशुओं का प्रजनन। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने भूभाग कितने वन जो है वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है? तो कम से कम आपका 1/3। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33% वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है। 33%। राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करना है। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष तो वह होगा ग्राम प्रधान। ऑप्शन डी। और ग्राम प्रधान जो है प्रत्येक गांव का प्रधान ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा बाउधान किस राज्य से संबंधित है? तो बाउधान का संबंध असम से है। ऑप्शन डी। हाल ही में असम में उत्पादित होने वाले बाउधान की पहली खेप अमेरिका भेजी गई। आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना उगाया जाता है। चावल की इस किस्म को बाउधान कहा जाता है जो कि असमिया भोजन का एकमात्र अभिन्न अंग है। चावल से संबंधित जीआई टैग हैं तो ब्लैक राइस जो कि मणिपुर का है, जीरा फुल राइस जो कि छत्तीसगढ़, कतरनी चावल बिहार का और बक्सोल चावल असम का, इन चारों को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। कृषि एवं किसानों की दशा सुधारने के संबंध में वर्ष 2004 में गठित डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मनरेगा का एग्जीक्यूशन यानी क्रियान्वयन कितने चरणों में किया गया है? ऑप्शन बी 3। उत्तर प्रदेश में मनरेगा का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया गया। प्रथम चरण रहा 2 फरवरी 2005 जो कि 22 जिलों में,
दूसरा चरण 15 मई 2007 जो कि 17 जिलों में, और तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 को पूरे प्रदेश में लागू हो गया। शेड्यूल्ड जो 11 है कॉन्स्टिट्यूशन का, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों की कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने सब्जेक्ट हैं? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं। ऑप्शन सी। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में कुल 29 विषय जोड़े गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो पॉपुलेशन है वह कितनी है? तो देखेंगे कि 95 मिलियन, ठीक है, यानी कि 9,53,31,831 है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण में स्थित जो पठारी भूभाग है उसको आप बुंदेलखंड के नाम से जानोगे। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को बुंदेलखंड की पठार के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश की टीकम, गढ़, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिले में विस्तृत है। सिद्ध बाबा पहाड़ी इस प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? सिद्ध बाबा पहाड़ी। अगला प्रश्न है, किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का जो रंग है वह पीला होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का जो रंग है वह पीला होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है और कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण जो टमाटर का रंग है वो लाल होता है, जबकि करक्यूमिन की उपस्थिति के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। उजाला योजना की शुरुआत कब की गई है? उजाला योजना वर्ष 2015 1 मई। केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना की शुरुआत, उजाला है ना कि उज्ज्वला, ध्यान दीजिएगा, तो 1 मई 2015 को किया गया है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम मूल्य पर एलईडी का वितरण करना है ताकि बिजली की बचत की जा सके। महाधान सुपर राइस विकसित किया है? सही जवाब होगा जीएस खुश, ऑप्शन डी। महाधान सुपर राइस का जो विकास है वो फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रजनक जीएस खुश द्वारा किया गया है। इन्होंने वर्ष 1989 में महाधान पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था। मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई है? मीट्रिक इकाई व्यवस्था वर्ष होगा 1958 1 अक्टूबर, ऑप्शन डी। 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को मीट्रिक इकाई व्यवस्था को अपनाया गया है और इसके पहले शाही इकाई व्यवस्था प्रचलित थी। खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने को अंकित किया जाता है? तो वह पैमाना होता है हेक्टेयर, ऑप्शन बी। भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? धान। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है जो विश्व में सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक भूमि पर धान का उत्पादन, उसके बाद गेहूं का उत्पादन किया जाता है। सरसों की खेती किस फसल के साथ मिश्रित रूप में की जाती है? तो जौ भी होता है, गेहूं और मटर, इन सभी के साथ भी सरसों का जो पेड़ है वो लगाया दिया, उनकी जो है खेती कर दी जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा गेहूं में भी लोग बो देते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। सभी की सभी राई सरसों भी मिक्स करके बो देते हैं, मटर भी उसी में लगा देते हैं। कभी कभी गेहूं के साथ राई का भी पेड़ लगा देते हैं। पेड़ इन द सेंस बुआई करते हैं उन्हीं के साथ में। जौ, गेहूं, मटर ये सभी रबी फसल हैं। रबी फसल की जो समय अवधि है वो अक्टूबर नवंबर से लेकर की फरवरी मार्च के बीच होती है। और सरसों एक ऐसी तिलहन फसल है जिसकी बुआई सभी के साथ की जाती है।
सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह प्रथम स्थान है। और यहाँ पर आप लोग इसको जो उत्तर प्रदेश दिया है यहाँ पर थोड़ा आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो आपको देखनी होती हैं वो इकोनॉमिक सर्वे जो कि रिलीज़ हुआ है अभी 2022 वाला, ठीक है, 21-22 जो रिलीज हुआ है वहाँ पर रिपोर्ट आप देखेंगे तो तिलहन उत्पादन में आप देखेंगे राजस्थान पहले स्थान पर है, फिर आपका महाराष्ट्र हो जाता है, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ इसको सरसों उत्पादन में आप देखोगे तो राजस्थान नंबर 1 है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। और इसी के साथ आपका 25 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। आइए कुछ स्पेशल नोट देख लेते हैं। प्रमुख कलाकार एवं संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं। तो प्रमुख कलाकार हैं किशन महाराज, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये तबला वादन है। गुदई महाराज तबला वादन, अनोखी लाल मिश्र तबला वादन, कोदऊ सिंह पखावज। वहीं पर पंडित सखाराम का देखोगे तो ये भी पखावज। शंभू महाराज जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो यह कत्थक है। अच्छन महाराज ये भी कत्थक से हैं। विंदादीन ये भी कत्थक हो गए। इसके बाद श्रीमती एन राजम, तो ये वायलिन वादक रही हैं, ये बनारस घराने से संबंधित हैं। जबकि पंडित रविशंकर सितार वादक हैं और ये बनारस घराने से हैं। बिस्मिल्लाह खां ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये शहनाई वादक हैं और ये बनारस घराने से संबंधित। पंडित बिरजू महाराज भी कत्थक से हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी स्पेशल नोट के साथ आपका सेट नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है।